प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का क्या बताना, योग। तो संख्याओं का योग होता है n + 1/2। n जो होती है पदों का योग होता है ना, कुल पद कितने, लास्ट पद यानी कि 100। तो यहाँ लिखेंगे 100 + 1 और बटा में 2 बराबर हो जाएगा। देखिए 100 तो ये है ही, गुणा में है तो ये हो जाएगा 101, यहाँ हो जाएगा 101 बटा में 2 से काट देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितने रह जाएगा, 50 × 101 बराबर हो जाएगा 50 का 1 में करेंगे तो 50, 0 आ गया। 50 का 0 में करेंगे जो हासिल का 5 है वो यहाँ आ जाएगा और 50 × 50। तो संख्याओं का योग कितना हुआ, 5050। तो 5050 है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखो ax² + bx + c, यही क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो गया, ax² + bx + c। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर जो है कितने डिग्री का कोण होता है। तो अर्धवृत्त के, देखो अर्धवृत्त कैसे बनेगा, इस प्रकार ऐसी हम लाइन करेंगे, ये अर्धवृत्त बन गया। तो वो यहाँ पूछ रहा है कि अर्धवृत्त के केंद्र पर, यहाँ पर ये जो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए अर्धवृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। आप देखिए कैसे, देखिए ये हमने एक लंब डाला और ये की रेखा की दी, तो ये पता है आपको कितने डिग्री का कोण है, तो ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। अगर इसको हम इस तरह से आगे बढ़ा दें और यहाँ पर भी एक कोण बना दें तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। आप देखिए जैसा ये वैसा ही तो ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर ये देखिए कोण बन रहा है इस तरह का, ये तो ये कोण जो बन रहा है ये भी 90 का, ये 90 का, तो दोनों जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। और संपूर्ण, अब पूछा जाए यहीं पर पूछ ले कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो देखिए वृत्त तो इस तरह से बनेगा वृत्त। अब वृत्त का केंद्र ये है, अगर इसे हम यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ दें तो ये देखो 90 डिग्री का बन गया, 90 का। और इसे अगर यहाँ जोड़ दें तो ये भी देखो 90 का बनेगा। और इसे यहाँ लाएँ तो ये भी देखिए ये दोनों क्या बनेंगे, 90 के, 90 डिग्री के बन गए। तो इन चारों को अगर हम इस तरह से जोड़ दें तो ये वृत्तनुमा बन जाता है। देखिए वृत्तनुमा बन गया, तो वृत्तनुमा बन गया। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का, 9 चौक 36 यानी कि 360 डिग्री का। तो अर्धवृत्त पे पूछा जाए तो 180 डिग्री का और वृत्त के केंद्र पर पूछा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो उसे असंगत कहते हैं। सीधा सा बड़ा सिंपल है, असंगत कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर पूछ रहा है, ये जो वृत्त है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त जो हमारा होता है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये वृत्त असंख्य कह सकते हैं, कई बिंदुओं से मिलकर के ये वृत्त बना होता है। सीधी रेखा ना होकर के ये बिंदुओं पर बना होता है। अगर हम कोई रेखा खींचते हैं यहाँ से तो कहते हैं उस बिंदु पर मिलती है जाकर। तो ये जो एक बिंदु होता है तो इससे हम क्या खींच सकते हैं, जितनी मर्जी आए उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत, जितनी मर्जी आए उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी मर्जी आए उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो कितनी खींच सकते हैं, अनंत। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप क्या होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो उपयुक्त माप होती है वो माध्य होता है। ठीक है, माध्य। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें भी आप रिवीजन करते रहो क्योंकि वक्त आने पर ये भी धोखा दे सकते हैं।
तो इन्हें भी आप क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इन्हें भी ध्यान रखें क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये 1 नंबर आपका बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है समीकरण x - 2y = 2 का कौन सा हल हो सकता है। देखिए अगर x और y की जगह ये जो मान दिए हमें x = 6 y = 2, ये रखने पर अगर ये 2 के बराबर आ जाए तो वही हमारा इसका मान होगा। तो x - 2y = 2 के हो जाए तो पहला जो दिया है इसको हम रखते हैं। x बराबर कितना दिया 6, x बराबर 6 दिया, y बराबर दिया 2, -2 तो पहले सही है, y बराबर 2 है तो 2 गुणा कर देंगे, बराबर किसके हो जाए 2 के हो जाए तो 6 ये होगा, 2 दूनी 4, 4 बराबर कितने हो गया 2 के, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे बराबर 2, तो ये हो गया सही। देखिए 2 के बराबर हो गया समीकरण। ये अगर मान रख दें हमें x बराबर 6 और y बराबर 2 तो ये बराबर हो जाएगा। तो कौन सा हल हो सकता है, x बराबर 6 और y बराबर 2। अगला प्रश्न है यदि x² - 1/9 = 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए x² - 1/9 बराबर 0, 0 के तो x² बराबर हम यहाँ लिख लेंगे 1/9, तो x बराबर हम करेंगे तो ये रूट में आ जाएगी तो ±1/9, तो x बराबर इसे कर लेंगे हम रूट में से एक तो संख्या ये बाहर निकाल लेते हैं हम, 1 निकल आएगी क्योंकि 1 का हम अगर वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा और 9 का कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया ±3, 1/3 ±1/3, तो यही हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न दिया है 7 धन 3 √2 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपरिमेय संख्याओं के लिए बोला जाता है अगर अपरिमेय संख्याओं को किसी पूर्ण संख्या यानी कि परिमेय संख्या का प्लस करो या माइनस करो या गुणा करो या फिर करो भाग, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से या जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए 7 परिमेय संख्या है और ये जो है √2 अपरिमेय संख्या, अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या बतानी है तो √3 अपरिमेय संख्या है और देखिए 2 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या अगर इन्हें जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो 25 जो है परिमेय संख्या, अगर 25 का वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 को हम इतना लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है तो इसे लिख सकते हैं, तो डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5, 15, 20 के लासा तथा मासा का अनुपात होगा। तो ये जो 5, 15 और 20 है इनका लासा और मासा निकालना है। तो लासा देखिए यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग संख्याओं को 5 और यहाँ 15 लिख लो और यहाँ लिख लो 20। अब इसमें हम भाग दे लेते हैं। देखिए सबसे पहले देते हैं 5 का, 1, 3, 5 चौक 20, 4 आ गया। अब देखिए 1 है ये 3 है तो मासा देखिए सब में जो कॉमन होता है वो मासा होता है, तो इन 5 का सब में गया ना तो मासा बराबर हो जाएगा 5 और लासा जो होता है वो सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। लासा में क्या आ जाएगा 5 भी आ जाएगा, गुणा 1 का करेंगे कोई बात नहीं, 3 ले लेते हैं 3 और गुणा 4 तो 5 या 15, 15 चौक 60, 60 हो गया लासा। अब अनुपात पूछना है लासा और मासा का अनुपात, तो लिखेंगे लासा और बटे में मासा, अनुपात में निकालना तो लासा कितना है 60 है और ये 5 है, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 यानी कि ये आ गया 12:1।